हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो मेडिएवल हिस्ट्री हम कर रहे हैं उसका हम विजयनगर साम्राज्य तक हमने कंप्लीट किया था इसके प्रीवियस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी ये बहमनी राज्य। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप लूसेंट की बुक की कंटिन्यूअसली अच्छे से सारी वीडियोस देखकर कर लो, या फिर अगर आपके पास बुक है तो उससे कर लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे। और जितना हो सके सेशन को, इस वीडियोस को, इस सीरीज़ को शेयर करिए और भी लोगों में, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको हेल्प मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखना, तभी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, और लाइक करना ना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नया टॉपिक। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की व अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। ठीक है, राजभाषा क्या थी इसकी? मराठी थी। और राजधानी गुलबर्गा। इसने अपने राम साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। वो क्या क्या थे? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, तो इससे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? तो आप बोल सकते हो अलाउद्दीन हसन के मोहम्मद शाह प्रथम जो सुल्तान बना था ना, मोहम्मद शाह प्रथम, तो उसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, और उसने देखिए, और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए देखिए, बहमनी वंश के प्रमुख शासकों के नाम भी दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड फर्दर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी बता देना, तो उसमें सारी ये तो इंक्लूडेड रहेंगी ही, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी और आप उससे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो और उसने क्या किया था? तो उसने दौलताबाद के पास एक वैद्यशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा की भी ज्ञाता था। ठीक है ना, उसे ये सब भाषाएं भी आती थी। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, तो इसके समय के प्रमुख बंदरगाह क्या थे ऐसा पूछा जाए तो आप कह सकते हो चौल और दभोल। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। ठीक है, फिर मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1442 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। जो मुझे भी इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वो सब रीड कर रही हूँ। ठीक है, फिर है रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्ग तराफ में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। इन स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार। ठीक है, वो 5 स्वतंत्र राज्य क्या क्या है देखिए, 5 राज्यों के नाम, उनके वंशों के नाम, संस्थापकों के नाम और उनके स्थापना वर्ष। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर अगला देखिए, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्र शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। ठीक है ना, वो 8 मंत्री कौन कौन थे? तो वे इस प्रकार है, देखिए 8 मंत्रियों के नाम है, उनके विभागों के नाम है ना। तो इसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं, आते रहे हैं और आ सकते हैं फिर से, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये फिर अगला है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। हाँ, ये पैरा से देखते हैं हम लोग। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। ठीक है, अब इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसे कहते होते हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह को ना, आदिल शाह द्वितीय को।
उसने किताब नौरश नाम की एक पुस्तक की रचना की थी। तो किताब नौरश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, जिसमें गीतों के विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरशपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। ठीक है। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में चार मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब है जो चौमंजिले है और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था ना। हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इब्राहिम रीजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है। 1680 में बनाया गया गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एक गोल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया है ना। सबसे बड़ा गुंबज ये है ना, सबसे विशाल। फिर है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में देखिए क्या क्या आएंगे, जौनपुर, कश्मीर है ना, फिर आपका बंगाल, मालवा, गुजरात है ना, फिर आपका मेवाड़, खानदेश। तो ये सारे क्या है? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो लाइन बाय लाइन सबको देखेंगे हम। चलिए जौनपुर देखते हैं पहले। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिकुल शर्क की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। सरकी शासन ने के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। फिर है अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो देख सकते हो आप, इब्राहिम शाह के द्वारा। और कब किया गया था? 1408 ईस्वी में। फिर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये भी आ सकता है जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। ठीक है। फिर है पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। हो गया। तो ये हो गया हमारा जौनपुर का विस्तृत जानकारी जो हमने देखा अभी। अगला है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। किसने की थी? सुहादेव ने। कब? 1301 में। फिर 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में सामीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक सामीर था जो शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतशिकन कहा गया। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया। ठीक है। जजिया किसने हटाया? जजिया कर जो लगता था वो किसने हटाया? कश्मीर जैन उल आबदीन ने। ठीक है। गोवध निषेध कर दिया तथा सती प्रथा को भी सती प्रथा से जो प्रतिबंध थे वो भी हटा दिया। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसने हटाया ये सब? तो जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलट झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। फिर जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल। ठीक है। ये तो हमने देखा कश्मीर के बारे। अब हम देखेंगे बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती, सोनरगांव, शतगांव। ठीक है। और 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना।
फिर पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बड़ा सोना या और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। ठीक है, फिर है मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलब खां व कुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना, जिसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मलबा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण कुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपवती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहपुर नामक स्थान पर बनवाया था, फतेहाबाद नामक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, फिर अच्छे से आपको समझ आएंगी। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए। वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।